हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. In the previous video we studied their introduction of the organism and the population. It is the term of the ecology. In this video we will discuss about the organism and its environment. किस environment में organism रहते हैं. Ecology at the organismic level is the essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction. Ecology at the organismic level is essentially physiologically ecology. मतलब क्या कि जो ऑर्गेनिज्म का लेवल है वो उनके फिजियोलॉजी मतलब कार्य की जो काम वो करते हैं, जो एनवायरनमेंट में रह कर के ऑर्गेनिज्म अपना काम करते हैं वो कैसे करते हैं ये भी हम इकोलॉजी के थ्रू ही पढ़ते हैं. जैसे ऐसे मान लीजिए कि अगर कोई टाइगर अपने इकोलॉजी यानी अपने फॉरेस्ट में रह रहा है तो उसके बाद से जो उसका काम करने का तरीका है वो उस इकोलॉजी को अडेप्ट कर लेगा. वहाँ का जो एनवायरनमेंट है फॉरेस्ट का वो उसको अडेप्ट कर लेता है और उसके बाद अपना सिर्फ अडेप्शन ही नहीं करता, वो वहाँ पर रह कर के वो अपने जीवन को जीने के हर तरह के साधन को भी अपना लेता है. ऐसे जैसे कि मान लीजिए क्या है कि अब जहाँ हम रहने लग गए वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि अब हम यहाँ पे रहने आ गए हैं तो उसके बाद यहाँ से उठ कर के अब दूसरी जगह चल देंगे. कभी कभी क्या होता है कि जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारा रहने की जगह बन जाता है, वो हमारा इकोसिस्टम बन गया. और जो इकोसिस्टम हमारा बन जाता है तो वहाँ हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी स्टार्ट करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना. वहाँ पर रिप्रोडक्शन भी होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारे इकोलॉजी में आकर के रहने लग जाए. जैसे आपने डार्विन और लैमार्कवाद पढ़ा होगा, है ना. डार्विनिज़म और लैमार्किज़म पढ़ा है. वहाँ पर आप क्या देखते थे, जो जिराफ होता है वो अपने को एनवायरनमेंट में एक्सेप्ट करता है, अपनी लंबी गर्दन करता है ताकि वो प्लांट्स को खा सके. और ऐसा नहीं है कि उसने अपनी गर्दन लंबी कर ली तो अब वो कहीं और चला जाएगा. आने वाली पीढ़ियाँ भी वहीं पर रही थी. ठीक, यानी ये बात क्या चीज़ कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट इन द टर्म्स ऑफ नॉट ओनली द सर्वाइवल, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बट ऑल्सो द रिप्रोडक्शन, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी चलाने के लिए. You may have learned earlier classes how the rotation of our planet around the sun and till its axis causes annual variation in the intensity and duration of temperature resulting in distinct season. ये हमने अपनी ज्योग्राफी में भी पढ़ रखा है कि सन एक जगह है और रोटेट क्या कर रही है, रोटेट हमारी अर्थ कर रही है. ये हम ज्योग्राफी में जानते हैं कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे सनलाइट हमारी अर्थ पर पड़ती जाती है वैसे ही हमारा सीजनल भी चेंज होता जाता है ना. हमारे पूरी अर्थ पर अलग अलग सीज़न आते रहते हैं, कभी जाड़ा आएगा, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, है ना. तो फिर क्या, दीज वेरिएशन टुगेदर विद द एनुअल वेरिएशन, ये क्या चीज़ है, एनुअल वेरिएशन है. हम क्या बोलते हैं इसको, वार्षिक वेरिएशन. जैसे 6 महीने बाद ही गर्मी आएगी, ऐसा नहीं है कि अब 2 महीने अब सर्दी आ गई तो 2 महीने के बाद से चलो बारिश शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता. हर एक सीज़न का अपना एक टाइम है. दे हैव द 4 months टू एवरी रोटेशन ऑफ द अर्थ. वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन. रिमेंबर प्रेसिपिटेशन इंक्लूडेड बोथ रेन एंड स्नो. प्रेसिपिटेशन का मतलब आज तक आप अपनी छोटी क्लास में क्या पढ़ते आए थे, प्रेसिपिटेशन का मतलब आप अपनी क्लास में आज तक पढ़ते आए हैं कि बारिश, रेन को हम कहते हैं. लेकिन इस चीज़ को आप अंडरलाइन कीजिए कि प्रेसिपिटेशन इंक्लूडेड बोथ रेन एंड द स्नो. प्रेसिपिटेशन किस में है, प्रेसिपिटेशन इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है. दोनों को लगा करके वो आपको सिर्फ रेन भी देगा, आपको सिर्फ स्नो भी देगा, रेन एंड स्नो भी देगा, और सिर्फ वाटर वाला भी कुछ सिस्टम लगा देगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर खोजना हो. लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रेसिपिटेशन रेन और स्नो दोनों का ही जो प्रेसिपिटेशन है उसमें इंक्लूड है. ओके. फिर अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन मेजर बायोम्स.
अब इस अकाउंटेशन पर, हमारे अकाउंटेशन पर, कौन सा अकाउंटेशन, जो हमारी अर्थ घूम रही है उस अकाउंटेशन पर हमारा बायोम भी जो है वो 4 भागों में बट गया। पहला कौन सा, पहला बटा डेजर्ट, सेकंड रेन फॉरेस्ट, थर्ड इज द टुंड्रा, और डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। और चौथा क्या है, चौथा है ग्रासलैंड, चौथा है हमारा ग्रासलैंड। आप फिगर में देखिए, फिगर दिखाई दे रहा है, ये हमारा फिगर है जो आपको मोस्टली इम्पॉर्टेंट याद होना चाहिए। इसको आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, जैसा भी करना हो वैसे आपको रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। रटने से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम इसको समझ लें। पहली चीज़ क्या, पहली चीज़ देखिए, डेज़र्ट। डेज़र्ट हमको आसानी से याद हो सकता है क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम है, बारिश की मात्रा बहुत कम है। आप ये देखो, यहाँ पर मीन एनुअल टेम्परेचर बना हुआ है, इट्स नोन एज द वाई एक्स, एंड दिस इज नोन एज द एस एक्स एक्स एक्सिस बोलते हैं ना इसको, ठीक। अब इस एक्स एक्सिस पर आप देखिए, ये लिखा हुआ है जो एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है। ये वाला हिस्सा जो है वो प्रेसिपिटेशन का है और ये वाला जो है वो टेम्परेचर का है, ठीक। अब यहाँ पर 50 सबसे कम पॉइंट है, 50 सबसे कम पॉइंट है। अब 50 सबसे कम पॉइंट है तो यहाँ पर 50 के सीधे में क्या है, डेजर्ट है। क्या है, डेजर्ट। यानी 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से कम, जहाँ 50 सेंटीमीटर पानी आ रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट। डेजर्ट होता है वो, क्या है, डेजर्ट। ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है हमारा, डेजर्ट। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये हिस्सा जो है ये है ग्रासलैंड। क्या है, ग्रासलैंड। और ग्रासलैंड सिर्फ घास घास होती है, सवाना। कहाँ है सवाना, मालूम है, याद है, सवाना कहाँ है, साउथ अफ्रीका, शायद साउथ अफ्रीका में है ना। यहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल होती है, इतनी कि सिर्फ घास ही उगने पाती हैं। आया, ठीक। सबसे पहला हमारा कौन सा पोर्शन होगा, डेजर्ट होगा, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल लेसर देन द 25 सेंटीमीटर। देन ग्रासलैंड एंड द सवाना, इट इज़ फॉर्म्ड वेयर सफिशिएंट रेनफॉल 25 to 75 सेंटीमीटर। Then you see that it is the temperate forest। कौन सा फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट में जो बारिश होती है, टेम्परेट फॉरेस्ट में जो रेन होती है, उसका टेम्परेचर कितना होगा, बोलो, उसका टेम्परेचर होगा 75 से लेकर के 150 तक। कितना, 75 से लेकर के 150 और 200 सेंटीमीटर, और 200 सेंटीमीटर, 75 to 150 और 200 सेंटीमीटर। इट इज़ द टेम्परेट डेसिडियर फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मैपल, ओक, लिवर बर्ट, मॉस और फर्न्स, ठीक। फिर उसके बाद से आप देखो, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पर, उसके बाद आते हैं ये कॉनीफेरस फॉरेस्ट पर। कॉनीफेरस फॉरेस्ट, कॉनीफेरस फॉरेस्ट जो हैं वो कैसे हैं, कोन वाले। कोन वाले कौन से होते हैं, पाइनस। कौन से होते हैं, पाइनस। देन it is the tropical forest। tropical forest where is the annual rainfall is the 250 to 400 centimeter। it is the
नोन एज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। क्या कहलाते हैं? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर बारिश लगातार होती है, मैक्सिमम 7 से 8 मंथ तक। 7 to 8 मंथ इन अ ईयर प्रोड्यूसेस द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्या करते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बनाते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या है? ऑर्चिड, रबर ट्री और कुनीन। क्या है? ऑर्चिड, रबर ट्री और कुनीन। ठीक। रीजनल एंड द लोकल वेरिएशन। उसके पहले देखो, आपको ये अच्छे से समझ लेना है डायग्राम, 2 बार 3 बार पढ़ना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रीजनल एंड द लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। हर अलग अलग क्षेत्र अपने वेरिएशन से अपने बायोम्स को अलग अलग वैरायटी देता है। क्या? हर अलग अलग क्षेत्र अपनी लोकेलिटी के वेरिएशन को अलग अलग वाइड हैबिटेट देता है। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया शोन इन द फिगर 13.2 ऑन द प्लेनेट अर्थ। आपको फिगर में क्या दिखाई दे रहा है? आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि कैसे प्लांट अभी समझाए हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हमारा राजस्थान का डेजर्ट। क्या है? राजस्थान का डेजर्ट। डेजर्ट का सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा राजस्थान का डेजर्ट है। फिर रेन सॉक्ड फॉरेस्ट में क्या आएंगे? मेघालय फॉरेस्ट आएंगे। डीप ओशन ट्रेंचेस, स्ट्रीम्स, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? यहाँ पर जितना भी हमने अपने डायग्राम में पढ़ा, वो जो हाई माउंटेन टॉप्स हैं, जहाँ पर थर्मल स्प्रिंग्स आती हैं, वहाँ पर बहुत से प्लांट्स हैं, बहुत से माइक्रोब्स हैं जो एक साथ बहुत सी चीज़ों को दिखाते हैं। और हाँ, प्रेसिपिटेशन इज़ नॉट सफिशिएंट टू बी द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बायोम, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेशन अपने पर्टिकुलर बायोम में ही हो और उसी से ही प्लांट्स होते हैं। डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट में जहाँ पानी की मात्रा कम होती है, वहाँ पर भी कौन से प्लांट हैं? वहाँ पर भी हमारे नागफनी, कैक्टस, ये सब जो प्लांट्स हैं वो हमारे डेजर्ट में प्लांट्स मौजूद होते हैं। ठीक। ये देखो, ये बना हुआ है आपका मेजर बायोम्स। ये आपका ट्रॉपिकल रीजन का बना हुआ है। बी वाला जो है वो डेसिडियस फॉरेस्ट है। इनके नाम आप खोज करके अपने आप लिखेंगे। डेजर्ट प्लांट्स हैं, सी कोस्ट हैं। ये प्लांट्स आपको अपने आप खोज करके लिखने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद से व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू शो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड द केमिकल कंडीशन ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट। अलग अलग तरह के हैबिटेट्स की केमिकल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन क्या है? इट्स ऑल्सो योर होमवर्क टू गिव दिस डिफ्रेंशिएशन इन योर नोटबुक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर द टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड द सॉइल। ये 4 चीज़ें हमारे लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट द physicochemical abiotic component alone do not characteristic the habitat of an organism। सिर्फ एबायोटिक कैरेक्टरिस्टिक ही किसी ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली नहीं बनाते हैं। द हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट ऑल्सो। पैथोजन ज़रूरी हैं, पैरासाइट ज़रूरी हैं, उनके प्रीडेटर्स ज़रूरी हैं, कंपटीटर्स ज़रूरी हैं। अगर कंपटीटर्स ना हों तो ये समझ जाइए कि आप अकेले ही दौड़ रहे हैं, अकेले ही चल रहे हैं। कोई कंपटीटर ही ना हो तो हमें क्या पता चलेगा कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। कंपटीटर होना बहुत ज़रूरी है। कंपटीटर का मतलब ये कि अगर खूब सारे हिरन आ गए हैं तो खूब सारे हिरन ही अगर उस जंगल में हो जाएं और उसको खाने वाला लायन ना रहे या टाइगर ना रहे तो क्या होगा? सोच के बताइए। अगर ये हिरन ही हिरन हो जाएं और जंगल में कोई लायन और टाइगर ना रहे तो क्या होगा? तब तो हिरन ही हिरन हो जाएंगे और फिर जो हमारे खाने पीने वाली चीज़ें हिरन की हैं वो वही खाकर ख़त्म कर देंगे और स्टार्वेशन हो जाएगा, भुखमरी आ जाएगी, वो खुद मर जाएंगे। अभी हम ये जो चीज़ें हम लोग
बोल रहे हैं ये हम सब चीज़ें पॉपुलेशन में पढ़ेंगे, जहाँ हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए कंपटीटर भी होना कितना ज़रूरी है, जो हमको पीछे कर सके या हम जिससे आगे जा सकें। ठीक है, यानी ये बायोटिक चीज़ें सुविधाएं ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है, हमारे लिए वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं जो हमको पीछे करें, जो हमको गिराएं, ताकि हम गिर कर के संभल सकें और कंपटीटर वो जो हमको हरा भी सके और जिससे हम जीत भी सकें। ठीक, इट्स अवर बायोलॉजी, इट्स अवर ऑल्सो अवर लाइफ। फिर we assume that over a period of time the organism had through natural selection। अभी तक आपने जितना पढ़ा, जितना समझा, उसमें आपने ये निर्णय निकाल लिया होगा कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है और जो हमारा पीरियड ऑफ द टाइम है, उस समय के साथ साथ नेचर भी अपना नेचुरल सिलेक्शन करती है, वो हमारा नेचुरल सिलेक्शन करती है। अभी इस कोरोना वाले काल में आपको समझ में आ गया होगा, जितने लोग जिंदा हैं और जितने लोग आपने सरवाइव कर लिया, वी आर द नेचुरल सेलेक्टिव पर्सन, हमें नेचर ने सेलेक्ट किया हुआ है। इवॉल्व अडेप्टेशन टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल एंड द रिप्रोडक्शन इन इट्स हैबिटेट, ताकि हम अपने हैबिटेट में ज़िंदा रह सकें और सर्वाइव करते हुए अपने आने वाली पीढ़ियों को रिप्रोड्यूस कर सकें। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इज कैन टॉलरेट डाइवर्सिटी इन द रिसोर्स। It utilizes a distinct function role in the ecological system. All this together comprises its niche. नीचे का मतलब क्या होता है? नीचे का मतलब है इट्स द प्रोफेशन रोल। नीचे का मतलब है प्रोफेशन रोल और हैबिटेट एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे सॉइल क्या है? सॉइल है हैबिटेट, किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, एंड नीचे हैव द डिफरेंट कैरिंग आउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, यानी जहाँ पर आवास का वो स्थान जहाँ पर सारी सुविधाओं को दिया जा सके, उसको हम नीचे बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। In the next video we will discuss about the major abiotic factor. Thank you for watching.